हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति। क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के विषय में जो फैक्ट्स थे, कुछ आंकड़े थे, वो हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या उसकी निर्वाचन पद्धति है और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है उसके पावर, और राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है। तो इसकी शक्तियां कहिए या फिर इसके कार्य कहिए, दोनों एक ही बात हुई कि जो उसका पावर है वही उसकी शक्तियां हैं, वही उसके कार्य हैं। तो अपने पावर का प्रयोग करेगा तभी वो जो है अपने कार्य कर पाएगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को कई पार्ट में डिवाइड किया सकता है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी कार्यपालिका शक्ति। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव। ठीक, एक शक्ति इसकी कार्यपालिका संबंधी है। दूसरी है इसकी विधायी शक्ति। क्या है? विधायी। तो हम लोग एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कार्यपालिका, विधायी, और उसके साथ बात तीसरी है इसकी जो है न्यायिक, जुडिशियल। ठीक, तो न्यायिक शक्ति, न्यायिक। चौथी शक्ति इसकी होगी सैन्य संबंधी शक्ति, मिलिट्री। ठीक, सैन्य शक्ति। पांचवी शक्ति इसकी होगी राजनयिक। क्या होगी? राजनयिक, मतलब डिप्लोमेटिक पावर। और लास्ट में इसकी छठी जो है शक्ति है वो है वित्तीय। और इसके बाद एक इसकी सबसे खतरनाक शक्ति जो मानी जाती है वो है आपातकालीन। ठीक, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। आपने अनुच्छेद 53 में पढ़ा है। क्या अनुच्छेद 53 में क्या पढ़ा था? कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब टोटल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास होगा। तो प्रेसिडेंट अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग वो करता है अपने अधीनस्थों की सहायता से, इन द सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है वो। तो राष्ट्रपति के जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसमें सबसे प्रमुख शक्ति है नियुक्ति संबंधी। ठीक, अपॉइंटमेंट का पावर। तो किसे किसे वो नियुक्त करता है? तो सबसे पहले आते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियों में। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को वो पहले बात तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पहला काम उसका है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। उसे नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा काम उसका है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, किसको? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है वो। तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। उसके साथ साथ आपके अटॉर्नी जनरल, ठीक, महान न्यायवादी, सीएजी, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके साथ यूपीएससी के चेयरमैन और सारे मेंबर, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, मतलब वित्त आयोग, ठीक, और क्या उसके साथ साथ निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। ठीक, तो ये जो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आयोग हैं, इन सभी आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, वो क्या करता है। तो सबसे पहले वो नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। किसकी किसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वो स्वयं नहीं करता, इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह इसके लिए क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। प्रधानमंत्री जिन नामों की संस्तुति करता है उसे ही वह मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी। क्या है? महान न्यायवादी। ठीक, जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और समस्त न्यायाधीशों को, साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके साथ साथ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग निर्वाचन आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन। और नेशनल लेवल पर जो महिला आयोग बनता है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन और माइनॉरिटीज कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, इन सभी आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? तो ये इसकी हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्ति। और इसकी सबसे जटिल शक्ति है विधायी, लेजिस्लेशन। देखिए, राष्ट्रपति को दो सदनों के साथ अगर मिला लिया जाए तो वो संसद हो जाता है। तो संसद पूर्णतः किसे कहते हैं? पूरी तरह से पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ साथ राष्ट्रपति। जब ये तीनों कंपैक्ट होते हैं तब बनती है पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट का अंग है, संसद का अंग माना जाता है। तो जब राष्ट्रपति संसद का अंग है तो संसद जो भी कार्य करेगी उसमें राष्ट्रपति की सहभागिता, राष्ट्रपति की पार्टनरशिप होनी जरूरी होगी। तो संसद का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना, विधायन बनाना या विधायी कार्य करना। तो जब भी पार्लियामेंट विधायी कार्य करेगी तो उसमें राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। कैसे इन्वॉल्व होता है हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी दूसरी शक्ति में। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए कि किसकी नियुक्ति करता है वो? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, एससीएस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूपीएससी, जेपीएससी, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय एसटी आयोग, ओबीसी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ठीक, हम लोग आएंगे दूसरे विधायी शक्तियों पर कि विधायी शक्तियां क्या हैं उसकी और क्या क्या वो कार्य करता है लेजिस्लेशन में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि लेजिस्लेशन का कार्य किसका है? संसद का है। ठीक, संसद किसी भी विधेयक को, किसी भी प्रपोजल को या किसी भी बिल को, संसद जो है चाहे जो विधेयक लाएगी, विधेयक को आप कहते हैं बिल या प्रपोजल या प्रस्ताव। ठीक, तो जो भी बिल या विधेयक संसद में आएगा तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता। अधिनियम मतलब एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति की उस पर अनुमति ना मिल जाए, मतलब राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर न कर दे। तो पार्लियामेंट जब कोई भी बिल पास करता है तो उस पर राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है वही उसकी विधायी शक्ति है। तो उस पर 3 डिसीजन वो ले सकता है। कोई भी प्रेसिडेंट भारत का उस पर 3 डिसीजन ले सकता है। एक, उस पर हस्ताक्षर कर दे। क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। तो जब पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर देता है तो वह बिल क्या हो जाता है? एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है, पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरा, उसे पुनर्विचार के लिए, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पार्लियामेंट द्वारा जो भी बिल पारित होता है उसके लिए प्रेसिडेंट को पावर है कि उसको फिर से विचार करने के लिए पार्लियामेंट को वापस दे दे कि आप इस बिल को वापस ले जाएं और फिर से विचार करें कि क्या यह बिल उसी रूप में पारित किया जाए या इस पे जो मार्क करता है कि यहां उसे विवाद है, यहां उसे समस्या नजर आ रही है, तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां एक नियम है जो कठोर, थोड़ा जटिल है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति पार्लियामेंट को पुनर्विचार के लिए वापस करेगा और अगर पार्लियामेंट ने उसमें सुधार किया तो सो फार सो गुड, अच्छी बात है, राष्ट्रपति ने सुझाया और उसने सुधार कर दिया। और अगर पार्लियामेंट बिना सुधार के ही उस बिल को वापस पारित कर देती है, वापस प्रेसिडेंट को भेज देती है, तो यहां पर प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो यहां नोटिस करने वाली बात है कि यदि कोई भी बिल पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट वापस भेजा गया प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के पास बिना विचार के ही वापस आ गया तो प्रेसिडेंट वहां मजबूर है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्लियर? और तीसरा उस पर वीटो का प्रयोग कर देगा। वीटो मतलब जेवी वीटो या पॉकेट वीटो। ठीक, जेवी वीटो या पॉकेट वीटो।
जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को पारित नहीं करना चाहता, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उसे लगता है कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है या कुछ ऐसा, तो राष्ट्रपति उस पर इसका प्रयोग कर सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, उसे पॉकेट में डाल सकता है, उसे अपनी टेबल पे रख सकता है और उसे पूरी तरह से निलंबित कर सकता है। इसे निलंबनकारी वीटो भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो जेबी वीटो का प्रयोग अब तक एक बार किया गया है 1986 में। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया गया है। और 1986 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, और इन्होंने डाक बिल विधेयक क्या पारित किया था? डाक बिल विधेयक। डाक बिल विधेयक पार्लियामेंट से पारित कराया था और यह एक्ट नहीं बन पाया क्योंकि मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और यह पूरी तरह से निलंबित हो गया। क्लियर? तो पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है, ये इसका तीसरा पावर है। तो राष्ट्रपति किसी भी बिल को जो विधायिका या पार्लियामेंट से पारित किया गया है उस पर हस्ताक्षर करके उसे एक्ट बना सकता है, बिल को एक्ट बना सकता है, मतलब विधेयक को अधिनियम बना सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि फिर से विचार करे। अब पुनर्विचार हो या ना हो, दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति बाध्य है। और तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग, उस पर वीटो का प्रयोग कर देता है तो वह विधेयक क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, वह विधेयक पेंडिंग में पड़ा रहता है और जब भी लोकसभा भंग होगी तो वह विधेयक अपने आप भंग मान लिया जाता है, खत्म मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति इस पर 3 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करता है और ये अधिकार कैसे हैं? विधायी। इसी में एक चीज और जुड़ती है जो कि उसके विधायी अधिकार की शक्तियों में शामिल होती है और वो है अध्यादेश की। क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश, ठीक। अध्यादेश का मतलब है कि एक ऐसा आदेश जो अधिनियम के बराबर महत्व रखता हो। क्लियर? तो अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है और ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अध्यादेश का वर्णन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3 में, किसमें है? अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। और क्यों रखेगा? देखिए, कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधायिका को है। तो विधायिका अगर कानून बनाती है तो राष्ट्रपति विधायिका काम है वो भी कानून बनाने में शामिल हो जाए। लेकिन वहां नियम है कि संसद की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 6 महीने का अंतर मैक्सिमम हो सकता है। तो संसद की 2 बैठकें 6 महीने के अंतराल पर होती हैं। अगर ऐसा समय है कि पार्लियामेंट का सेशन ऑफ है, नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है और एकाएक किसी कानून की जरूरत पड़ी तो उसके लिए राष्ट्रपति को पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश तब तक ही वैलिड रहेगा कि जब पार्लियामेंट सेशन में आए तो 6 सप्ताह तक, मतलब कि जब अध्यादेश जारी किया गया और फिर वापस पार्लियामेंट सेशन में जब आया तो 6 सप्ताह तक ही वो वैलिड रह सकता है। 6 सप्ताह के अंदर अगर पार्लियामेंट ने उसे पारित नहीं किया तो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रायः सवाल आता है कि अध्यादेश का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 123, 123 और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में न हो। क्लियर? तो ये इसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। तो अब आते हैं इसकी न्यायिक शक्तियों पे कि न्यायिक शक्तियां इसकी क्या हैं और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, पहला काम। और दूसरा काम, इसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत क्या है? क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। तो यह किस प्रकार के दंड को क्षमा कर सकता है? तो यह मृत्यु दंड से लेकर के सैन्य अदालतों तक द्वारा दिए गए किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? मृत्यु दंड से लेकर के मिलिट्री कोर्ट तक जो भी सजाएं दी गई हैं उन सभी सजाओं को क्षमा कर सकता है। क्लियर? तो ये इसकी न्यायिक शक्ति है। इसके साथ आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के अनुसार इसे न्यायिक सलाह लेने की भी शक्ति है। इसे कहा जाता है परामर्शदात्री अधिकार। क्या है? परामर्श लेने का अधिकार।
तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कि वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर या वैधानिक मुद्दे पर या संवैधानिक मुद्दे पर सलाह मांग सकता है। जैसा कि प्रणब मुखर्जी ने मांगा था अभी यहाँ जो है राम मंदिर के मुद्दे पर, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सलाह देने से इनकार कर दिया। तो यहां यह क्लियर होता है कि राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट भी स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय भी स्वतंत्र है, चाहे वो सलाह दे या ना दे। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, सर्वोच्च न्यायालय भी स्वतंत्र है, वो सलाह दे या ना दे। और वहां पर उसके आगे यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी मांगे गए मुद्दे पर राष्ट्रपति को किसी प्रकार की सलाह देती है तो राष्ट्रपति भी स्वतंत्र है उसके द्वारा दी गई सलाह को माने या न माने। तो दोनों स्थितियां हैं कि वो सलाह देने के लिए स्वतंत्र है और ये सलाह मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये इसकी न्यायिक शक्तियां हो गई, क्षमादान की शक्ति और परामर्श। तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार और परामर्शदात्री अधिकार आर्टिकल 143 143, वो वाला 143 नहीं, ठीक, जो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा है, ये 143 वो वाला है जिससे आप कहते हैं कि परामर्शदात्री अधिकार। तो अब आते हैं सैन्य शक्तियों में। सैन्य शक्तियां क्या है? सैन्य शक्तियां मतलब कि पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, तीनों सेनाओं का क्या है, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का कमांडर माना जाता है राष्ट्रपति। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, प्रमुख है, तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। और इसके साथ साथ वह समय समय पर तीनों सेना अध्यक्षों की मीटिंग भी लेता है कि आपने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। ये इसका मिलिट्री पावर है। उसके बाद आते हैं इसके डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्तियों पर। तो राजनयिक शक्तियां इसकी क्या है? राजनयिक शक्तियां इसकी हैं कि ये भारत के बाहर भारतीय राजदूतों को, भारत के बाहर भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। भारतीय राजदूत, ठीक, तो भारत के बाहर भारत के राजदूत की नियुक्ति करेगा। यह काम करता है नियुक्ति संबंधित, ठीक, यह काम इसकी नियुक्ति का है। और उसके बाद जो विदेशों से राजदूत भारत में आते हैं अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनका क्या प्राप्त करता है? उनका परिचय पत्र प्राप्त करता है। उनका परिचय पत्र प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं कि मैं अमुक देश का जो है एम्बेसडर हूं या राजदूत हूं, ठीक। तो ये उसकी शक्ति है। उसके बाद वित्तीय शक्ति पे आ जाते हैं। तो वित्तीय शक्ति के संबंध में क्या है? बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में बजट नहीं प्रस्तुत होता। क्लियर? तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पार्लियामेंट में बजट रखा जाता है, वित्त मंत्री रखता है वो, तो उस पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। शेष जितने भी फाइनेंस बिल हैं या मनी बिल हैं, ये प्रेसिडेंट की अनुमति से ही पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। तो वित्त के संबंध में भी राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि बिना उसके इजाजत के किसी भी प्रकार की जो है वित्तीय कार्यवाही नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो आपके यहाँ जो हमारी शासनिक व्यवस्था में आपातकालीन जो है निधि की आवश्यकता होती है, आपातकालीन निधि जो चाहिए होती है, वह राष्ट्रपति के अंडर में ही होती है। क्लियर? तो जो आपकी संचित निधि है वो भारत सरकार के पार्लियामेंट के थ्रू आरबीआई के नियंत्रण में होती है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई विपदा या आपदा आती है तो जो आपातकालीन निधि है वो किसके अंडर में होती है? वो राष्ट्रपति के अंडर में होती है। क्लियर? तो ये फाइनेंशियल पावर इसका हो गया। उसके बाद इसकी आपातकालीन शक्तियों पे चलते हैं, ठीक। इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या है? तो भारत में इमरजेंसी को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। वैसे इमरजेंसी आपके यहां जर्मनी से ली गई है। तो इसकी आपातकालीन शक्तियां क्या है? आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन इमरजेंसी की 3 शक्तियां इसकी बताई गई हैं। कितनी? 3। एक है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत, एक है आर्टिकल 356 और अगला है आर्टिकल 360। तो 3 आर्टिकल हैं जो आपातकाल की शक्तियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 352
अगर कोई देश आपके ऊपर युद्ध कर दे या बाह्य आक्रमण हो जाए आपके पास, आपके ऊपर, आप अगर युद्ध में शामिल हो गए या बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, क्या हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, क्या हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह विथ वेपन जो है विद्रोह कर दिया जाए, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। 1962 चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, ये दोनों युद्ध के आधार पर, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। कैसे? आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर? तो 1962 में इमरजेंसी की घोषणा की गई, 1971 में की गई, 1975, 1962, 1971 और 1975, अब तक 3 बार हो चुका है। अब आते हैं आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। ये क्या है? ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। क्लियर? ये क्यों लगाया जाता है? यदि किसी कारण से किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से उस राज्य के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल की जो है अनुशंसा से, यदि राज्यपाल उसके लिए रिकमेंड करे, राज्यपाल के रिकमेंडेशन से वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। और ऐसा भारत के अनेकों राज्यों में अनेकों बार हुआ है। क्लियर? तो वो राज्यपाल की अनुशंसा से होता है और किससे? राष्ट्रपति को अनुशंसा जाती है और राष्ट्रपति उस पर निर्णय करता है। और अगला है 360 अनुच्छेद 360 के तहत, 360 के तहत वित्तीय आपात की व्यवस्था। कैसी? वित्तीय आपात की व्यवस्था है। तो वित्तीय आपात की घोषणा तभी की जा सकती है जब देश फाइनेंशियल संकट में हो, और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत में अभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। क्लियर? तो ये रही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। एक बार रिपीट करता हूं, युद्ध या वायु आक्रमण अनुच्छेद 352 3 बार घोषित हो चुकी, 62, 71 और 65 में। 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक, और 360 वित्तीय आपात की शक्तियां। क्लियर? तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं वित्तीय आपात से संबंधित। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोगों ने डिस्कस करी, और राष्ट्रपति के बाद हम लोग इसी संघीय कार्यपालिका में आगे इसके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और